हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। कंटिन्यू हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जीके जीएस का। तो ये 7वां नंबर का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपके लिए ये वीडियो में इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। चाहे यूपीपीए, SSC-GD, यूपीट्रिपल-एससी पेट है, दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, SSC के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स हों, स्पेशली अग्निवीर वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि अब आपका भी समय आ गया है। एग्ज़ाम कुछ महीने यानी जनवरी से फरवरी के आसपास देखने को मिल सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे अग्निवीर के लिए मैं स्पेशली साइंस का जो है बिहार पुलिस और अग्निवीर के लिए साइंस का जो है स्पेशली आपका वीडियो, उसका भी प्रैक्टिस सेट आने शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7वां है, इससे पहले 6 कंप्लीट कर दिए गए हैं। और सीधी सी बात है भाई, प्रैक्टिस सेट से आप बहुत ऐसी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं जो सामान्यतया आप पढ़ रहे होते हैं जीके जीएस, तो उसमें चीज़ें ना मिले हो, है ना। तो बहुत कुछ आप इम्प्रूव करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट इज इक्वल टू सिलेक्शन, बिल्कुल सत्य वचन है ना। तो समय नहीं गवाते हैं। इससे पहले 6 वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा कंटिन्यू। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी का प्रश्न है। अब देखिए, इस तरीके का प्रश्न आपको सामान्यतया नहीं मिलेगा देखने को, है ना। तो लाभ का नव प्रवर्तन का सीधा सा मतलब, नव प्रवर्तन सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति नए सिरे से उठ करके एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है और अमीर बन सकता है, शॉर्ट में कह सकते हैं, या उद्योग धंधा अपना जो है स्टेब्लिश कर सकता है ना। तो वो व्यक्ति जो एकदम से लोअर स्टेज में है, वहाँ से वो आगे बढ़ करके ऊपर टॉप तक जा सकता है। ये सुम्पीटर महोदय ने कहा था, ये सुम्पीटर हो जाएगा, है ना, सुम्पीटर, ठीक है। सुम्पीटर महोदय ने ये बात कही थी, ठीक है। तो ये थोड़ा कुछ, उसके बाद पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और सामान्यतः गलतियाँ भी कर दी जाती हैं, है ना, आपके द्वारा। कैसे कह रहा, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व। तो ठीक है, तत्व पूछा है, वातावरण या वायुमंडल, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें से आपका आंसर हो ही गया होगा, कौन सा हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर नाइट्रोजन, ठीक है ना। चूंकि वायुमंडल कह ले या वातावरण, और तत्व कह दिया है तब भी, और गैस कहता तब भी, है ना। तो गैसों में हम देखते हैं नाइट्रोजन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आर्गन 1% पूरा हम देख लेते हैं, ज़्यादातर में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो 78%, मोटा मोटी 78 पॉइंट करके जाएंगे तो 78%। फिर ऑक्सीजन 20.93%, मतलब 21%, ठीक है ना, 21% ये है। और आर्गन 1%, है ना, मोटा मोटी 1%। फिर अन्य 2-3 को हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे CO2 जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका क्या होता है, 0.03% मिल जाएगा, या 0.032% है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको आप 0.03 लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक हमें ध्यान रहना चाहिए। अगर आप आगे थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो हाइड्रोजन का अगर ध्यान रखना है तो 0.005%। वहीं पे हीलियम का अगर देख लेंगे तो वही, और 0 बढ़ा लीजिए, 0.0005, ठीक है ना। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है CO2 से। तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में वातावरण में या वायुमंडल में पाया जाने वाला क्या है, तत्व है या गैस है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है और यहाँ से अब थोड़ा सा भूपृष्ठ या क्रस्ट से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। तो भूपर्पटी, अब इसी से जो प्रश्न डेकोरेट होगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। प्रश्न बन जाता है कि भूपृष्ठ पर, ठीक है ना, भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व, ध्यान रखेंगे, तत्व और धातु में हम अंतर समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता है और गलतियाँ होती हैं। तो जब सब तत्व की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हम देखेंगे, ठीक है, 46.8% तत्व में हम हैं। तो ऑक्सीजन 46.8 या 7%, तो इतना। उसके बाद फिर आता है आर्सेनिक,
ठीक है ना। सिलिकॉन हो जाएगा 27.6 या 27% मोटा मोटी। फिर आता है एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है कि कौन सा सबसे बड़ा धातु है या कौन सा सबसे बड़ा तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये टोटल 8% तक पाया जाता है। एल्यूमिनियम की बात कर लेंगे 8.1% या 8%, ठीक है। ये 3 है। अब ध्यान से रखिए, यहाँ पे जब तत्व कहेगा तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, जब धातु कहेगा तो एल्यूमिनियम। ये कई बार जो है एक विवाद का विषय रहा है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे। तो ये भूपृष्ठ की बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कुल पृथ्वी पर, ठीक है ना। जैसे हम जब पृथ्वी की संरचना को देखते हैं तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए हम काटते हैं, तो इसमें ऊपर वाला हिस्सा मोटा मोटी जो है 50 किलोमीटर तक का हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं ना, क्रस्ट, भूपर्पटी है ना, क्रस्ट हो गया। उसके बाद से फिर शुरू होता है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, फिर सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, फिर निफे है ना, निकिल और फेरस। तो बात अभी हम लोग क्रस्ट की कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। तो धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर कह देगा, यदि संपूर्ण पृथ्वी कहेगा तब आंसर हमारा बदल जाएगा। मतलब इस पूरे पर, क्रस्ट के अलावा पूरे पृथ्वी पर, वायुमंडल अलग, क्रस्ट अलग और पूरी पृथ्वी का अलग, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, लोहा है ना। अगर ये पूरे पे, क्योंकि निकिल और फेरस ये थोड़ा सा ज़्यादा 16-17 और जो है % खुद ही बनाता है, निकिल और फेरस, ये जो लास्ट वाला कोर वाला एरिया होता है, तो इसमें लोहा हो जाता है हमारा 35% तक, ठीक है ना, 35% तक पूरे पृथ्वी पे। पूरा हम पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पूरे पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, 35% लोहा, ऑक्सीजन फिर वही 30%, फिर सिलिकॉन, ऐसे होता जाता है। लोहा, ऑक्सीजन 30%, ये बात हो रही है संपूर्ण पृथ्वी है ना, संपूर्ण पृथ्वी की। और एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम फिर वही 15% के आसपास। तो ये टॉप थ्री हमें ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन जाता है, ठीक है ना। गलती से एल्यूमिनियम यहाँ है, यहाँ सिलिकॉन रहेगा, ठीक है, 15%। अब ध्यान रखिए, पृथ्वी के वातावरण या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हम देखते हैं आर्गन वगैरह नंबर आ जाता है, ठीक है, अन्य चीज़ों का। फिर उसके बाद भूप्रॉपर्टी पर, भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.8%, फिर सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है ना 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%। तो धातु अगर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा तो एल्यूमिनियम की धातु। हमारे पास जानते हैं 118 जो तत्व हैं उसमें से जो है कुछ धातुएं हैं, कुछ उपधातुएं हैं, है ना, और कुछ अधातु हैं। तो 118 ये मोजले की जो पीरियाडिक टेबल में हम देखते हैं 118 तत्वों को, तो उसमें से ये है, तो ये धातु है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गैस हैं या उपधातु हैं। या सिर्फ तत्व कहेगा तो सारे तत्व एलिमेंट होते हैं, 118 एलिमेंट जो आमतौर पे हम देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%, ठीक। यहाँ से 3 तरफ से जो प्रश्न बन सकता है, जो आपसे गलत करा सकता है, वो हम लोग चर्चा कर लिए हैं। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा है। अब इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का हम कह सकते हैं बेहतरीन टॉपिक, जिसमें से स्टैटिक्स का पोर्शन है। तो ये सब लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका जो है दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी जी को सबसे पहले ये हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स का मतलब ये लोकसभा वाली बात है ना, निचला सदन, लोकसभा। जैसे लोकसभा में हमारे यहाँ चुनाव होता है और सांसद चुने जाते हैं ना, कैसे, प्रत्यक्ष यानी कि जनता के वोट के द्वारा, ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था ब्रिटेन में। आज भी ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पर लिबरल पार्टी से इन्हें सीट मिला था और वहाँ पे जीते थे दादा भाई नौरोजी, जो पहले क्या रहे, पहले सदस्य रहे, मेंबर रहे हाउस ऑफ कॉमन्स के, ठीक है ना। और अब जैसे पूछ लेता है कि सबसे पहले ICS कौन रहे,
तो सबसे पहले आईसीएस रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। सत्येंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले आईसीएस यानी कि आईसीएस या आईएएस कह सकते हैं अधिकारी बने थे, ठीक। इस तरीके से प्रश्न बनता है। वैसे लोकसभा और राज्यसभा क्या है तो हम जानते ही हैं हमारे यहाँ। देखिए लोकसभा ये निचला सदन है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है, इसकी मियाद 5 साल होती है। और राज्यसभा स्थायी है, तो उच्च सदन कहते हैं ना। इसको आमतौर पे हम अनुच्छेद अगर बात कर लें आर्टिकल 80 और ये आर्टिकल 81, ठीक है। मैं एक बड़ा फेमस सा एक फार्मूला बनाता हूँ, आमतौर पे बताता हूँ क्लास में कि आपको ऐसे लिखना है संसद बराबर, इधर से चलिए पहले राज्यसभा लिख लीजिए, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद का प्रावधान हमारे आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति 52, ये सब मिला करके अनुच्छेद 79 बनेगा। तो अनुच्छेद 79 बराबर 80 + 81 + 52, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा, राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का 81 में है और राष्ट्रपति का 52, हम जानते हैं ना इसके पदों का प्रावधान है। तो ऐसे ही संसद होगा भारत में अनुच्छेद 79, ठीक है। तो निचला सदन है, जैसे ये वाला निचला सदन है, जैसे निम्न सदन कहती है, उच्च सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है 6 वर्ष, और आमतौर पे 1/3 लोग जो हैं 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कभी संविधान में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आप समझ गए होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स के का जो पहले सदस्य थे वो कौन थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, इनको जो है और यहाँ से प्रश्न बनता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब हैं। और ये लोग जो भी उस समय के इमरजेंसी वाली जो समय काल रहा इंदिरा गांधी के समय काल में, तो इमरजेंसी में ये सब उभरे थे, है ना। जयप्रकाश नारायण पूरे क्षेत्र में इस नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अगुवाई किया। इनके पीछे बहुत सारे जो आज के बड़े गद्दावर नेता लोग हैं, जैसे लालू प्रसाद और अपने आपके इधर मुलायम सिंह, अब तो चलिए वो दिवंगत हैं, उनके जो है रामविलास पासवान, ये जो लोग थे ये सब छात्र जीवन में थे। तो वो सब इनको आगे करके, यानी ये आगे चले थे, पूरा बड़ा सा विद्रोह हुआ था, जेल वगैरह दुनियादारी, चूँकि इमरजेंसी एक बड़ा लंबा समय रहा है तो उसमें ये सब नाम उभर के आए थे, तो इन्हें लोकनायक कहा गया। बिहार से बिलोंग करते हैं ना। दादा भाई नौरोजी से तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो ये इन्हें क्या कहा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो उसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे पहले भारत को जो है भारत की जीडीपी या आय मापने का काम किसने किया था, तो इन्होंने। इनकी पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि भारत से किस तरीके से अंग्रेज जो है रेवेन्यू लूट के ले जा रहे हैं, किस तरीके से समस्याएं बढ़ रही हैं। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने जीडीपी मापने का काम किया था। जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो दादा भाई नौरोजी का नाम उसमें आता है, ठीक है ना। और क्या प्रश्न बन जाएगा। वैसे एक प्रश्न एक जो है कमेंट करिएगा आप लोग कि पहले इनको मैं बता दूं फिर प्रश्न पूछता हूं। और दूसरा ये देखिए, एक तो पहली बात तो ये है, इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, जीडीपी मापने का जो है पहला काम हम कर सकते हैं, ये इन्होंने किया था। और साथ ही साथ जो है, चलिए अच्छा प्रश्न ही पूछते हैं। आप जो है प्रश्न ध्यान बताइएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। राम मनोहर लोहिया, ये आपका प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना। भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है वो बताएंगे आप लोग। राम मनोहर लोहिया साहब, इन्होंने सोशलिस्ट यानी कि हम कहें तो सोसाइटी यानी समाजवाद की स्थापना करी थी, है ना। सरोजनी नायडू से जो प्रश्न बनता है, ये तो भारत कोकिला हैं, पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी, है ना। और पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जो है नियुक्ति किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल और भारत की भी पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हो जाती हैं, है ना।
भारत कोकिला इन्हें कहा जाता है, और भी बहुत सारी इनकी पुस्तकें रही हैं, बहुत सारे इन्होंने काम किए, और साथ साथ में हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना। जैसे अरुणा आसफ अली, हम नमक सत्याग्रह वगैरह देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, इन सबको वहाँ पर देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई, दिल्ली से विजयनगर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फटाफट जो सोचिए फिर आंसर करिए। देखिए आपको विकल्प में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुछ दिख नहीं रहा ना? सोच रहे हैं यार दौलताबाद तो है नहीं। भाई साहब जो देवगिरी है ना वही दौलताबाद है। अब आपका आंसर सही हो गया। ठीक, एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। तो देवगिरी, थोड़ा सा मैं देवगिरी के बारे में बताऊंगा। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ेगा, है ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और बहुत रिच एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा और धन वैभव यहाँ पर था। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश से पहले, खिलजी वंश में हम बात करते हैं, उसका दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहले तो कड़ा मानेकपुर का सूबेदार हुआ करता था, जब उसके ससुर हम कह लें या चाचा कह लें, है ना, वो शासक सुल्तान था, तब ये कड़ा मानेकपुर से देवगिरी कूच करता है और देवगिरी जाकर के वहाँ पे लूट मचाता है ना, मतलब वहाँ पे आक्रमण करता है। और बहुत ज़्यादा, उस समय तक दुनिया में सबसे बड़ी लूट देवगिरी ही थी, देवगिरी पर लूट, है ना। फिर वो बुलाता है, धोखे से हत्या करता है, वो तो हम जानते हैं उसकी जो है उसका कैरेक्टर, अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। तो देवगिरी वही है जो बहुत ज़्यादा अमीर, हालांकि इसकी बहुत प्रासंगिक कहानियां हैं, ठीक है। तो वही देवगिरी को नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया और राजधानी बदल के दौलताबाद दिल्ली से की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मूर्ख शासक था। अच्छा, अगर लूट की बात आ रही है तो सबसे बड़ी लूट जो है अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी पर था उस समय तक। तो उसके बाद भी एक ऐसी लूट हुई जो देवगिरी से भी कई गुना ज़्यादा मतलब बड़ी लूट थी, आक्रमण करके लूटा करते थे सब। तो उसमें जो है पांड्यों में, पांड्य वंश में हम देखते हैं, है ना, पांड्य वंश साउथ इंडिया में, उसी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का ही जो सेनापति था, हजार दिनारी जिसे हम कहते हैं, हजार दिनारी, ठीक है, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ठीक है, जिसको कौन जीत के लाया था? जीत के लाया था, या कहा गया है 1000 दिनार में खरीद के लाया था, तभी 1000 दिनारी कहा जाता है। गुजरात जब गया था अलाउद्दीन खिलजी युद्ध लड़ने, तब वहाँ से मलिक काफूर को ले आता है, जो एक क्या था, हिजड़ा था, और वो उसका अति प्रिय हो जाता है, बहुत बड़ा सेनापति भी बन जाता है ना। बाद में फिर इसका इंटरफेयर भी रहता है शासन में। तो मलिक काफूर जाता है पांड्य वंश यानी कि दक्षिण भारत में, सबसे तमिलनाडु वाले हिस्से में, दक्षिण भारत में पांड्य वंश में 2 भाई थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, ठीक है ना। तो वीर पांड्य और सुंदर पांड्य ये दोनों भाई थे। इन दोनों के बीच में हमेशा से भारत में ऐसा होता रहा है कि सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे कि मैं शासक, मैं शासक, मैं राजा। तो सुंदर पांड्य इसको बुलाता है ना, तो मलिक काफूर जाता है और इसकी मदद करता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। वीर पांड्य अकेले लड़ता है, सुंदर पांड्य, मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन की इतनी बड़ी सेना है दिल्ली सल्तनत की, वो सब लड़ते हैं। हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है, हार जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वीरता से लड़ता है। तो वीर पांड्य नाम भी है और काम भी अच्छा है। सुंदर पांड्य बहुत मतलब घटिया किस्म का आदमी था। तो वहां से बहुत ज्यादा धन संपत्ति लूटी गई थी, सोना चांदी जवाहरात इत्यादि, जो देवगिरी से भी कई गुना ज्यादा बड़ी लूट थी, ठीक है। ये तो लूट के चक्कर में इस कहानी को मैं बताने लगा हूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, उसने राजधानी बदली दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी गलती में से एक थी उस समय की बात करें तो। चूंकि ये जानता था कि भाई दक्षिण भारत तक पूरा बड़ा सा साम्राज्य है, और साम्राज्य इतना बड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं सेंटर में राजधानी को रखना चाहिए। तो सेंटर में राजधानी रखने के चक्कर में वो बेचारा और 13 से 27 के आसपास के टाइम ड्यूरेशन में कन्वर्ट करता है। हालांकि उसको गलती रियलाइज होती है, फिर लौट करके 35 के आसपास में, 1335 के आसपास में वापस दिल्ली फिर स्थानांतरित कर देता है। तो इतिहासकारों ने कहा कि ऐसी स्थिति बना दी थी तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि पूरे दिल्ली में एक बिल्ली और सियार भी रोने के लिए भी नहीं था, है ना, मतलब उजाड़ कर दिया पूरी तरीके से। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग
चीज़ें कही हैं। वैसे इससे और क्या क्या बन जाता है, देखिए सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा इसने शुरू की, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और हालांकि कलंजर पर युद्ध करने का कोशिश करता है, बहुत सारे जगहों पे युद्ध करने की कोशिश करता है, हारता है, अलग अलग जगह पे इम्प्लीमेंट करता है, तो उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं बार बार। सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख शासक इसी को कहा गया है। ये इम्प्लीमेंट गलत कर देता था, क्योंकि मान लीजिए सूखा उखा पहले से पड़ा है और फिर से आप टैक्स बढ़ा दे रहे हो दोआब में, दोआब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब में और ज़्यादा टैक्स, तो और ज़्यादा लोग परेशान हैं। कृषि की नई पद्धति शुरू करने की कोशिश इसने की, लेकिन गलत टाइमिंग पे, हर चीज़ जो है इसकी टाइमिंग में गड़बड़ होती थी, तो मतलब हम कह सकते हैं इसकी किस्मत ही खराब थी, मोहम्मद बिन तुगलक। बाकी दूसरा शासक था गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये दूसरा था। इसके बाद इसका चचेरा भाई है ना, चचेरा भाई से भी प्रश्न बन जाता है, उसने वो पूछता है कि जौनपुर कौन बसाता है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक इसके बाद शासक बनेगा, है ना। और वो जो है अपने मतलब जौना खा, इसका बचपन का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खा, उत्तर प्रदेश में जौनपुर बसाता है कौन, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, है ना। जो सैनिक थे उनको रुकने ठहरने के लिए बनाया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात या सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। निर्माण सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ही कराता है, ठीक है। और गुप्तों में जब हम आते हैं तो गुप्तों में जब उसका पुनरुद्धार कराया जाता है पर्णदत्त चक्रपालित के द्वारा, तो वो अलग कहानी है। तो फिरोज शाह तुगलक भी मतलब था तो ये भी कठोर ही, ठीक है। तो इसने हाँ ये टैक्स को, बहुत सारे टैक्स को समेट करके 4 टैक्स में कन्वर्ट कर दिया था, खम्स, खराज, जजिया और जक़ात, ठीक है। तो जजिया क्या होता है, हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक कर, जक़ात क्या होता है, मुस्लिमों पर लगाया गया धार्मिक कर, है ना। खम्स खराज ये आय और संपत्ति जो कृषि कर है वो सब है, ठीक है। तो यहाँ से खूब सारा प्रश्न बनता है, और सब कुछ तो नहीं यहाँ कवर करेंगे, नहीं तो पूरा टॉपिक ही हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, बहुत सम खर्च हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ है हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो ये प्रश्न देखिए, सुंग, तेंग, हेन। आप देखिए इसमें थोड़ा सा आप विकल्प को देख करके आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, है ना, एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। सुंग, पुष्यमित्र सुंग के समय काल था, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ का है। तेंग उंग तो है नहीं, हेन, हेन क्या, हेन सॉन्ग हर्षवर्धन के समय आया था, तो हेन है नहीं, तो आंसर क्या है, चिन, ठीक है। चिन इस पूरे साम्राज्य का नाम था। उसका पहला शासक, चूंकि डरता था कि युद्ध न हो, इसकी वजह से क्वेन शी होंग, इसका नाम जो हो जाता है क्वेन शी होंग, क्वेन शी होंग, इसने निर्माण कराया था चीन की महान दीवार की, है ना, क्वेन शी होंग, ठीक है, युद्ध से बचने के लिए। जैसे ये है चीन की महान दीवार, देख सकते हैं, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, अंतरिक्ष से ये दीवार हमें दिखती है, ठीक है। ये पूरा गेट दीवार है ना, मूवीज में भी दिखाया गया है, अक्षय कुमार की कोई मूवी है उसमें कई बार दिखाया गया इसको, चीन की महान दीवार, ठीक है ना। बस वैसे अंतरिक्ष पूछ लेता है, अच्छा चंद्रमा से अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है, ये पूछ लेता है साइंस में, तो कैसा दिखता है, काला दिखता है ना। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? चिमनी बनाती हैं, मून रॉक बनाती हैं, यारडांग बनाती हैं, करकरा बनाती हैं। तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। आसान तब है जब आप एक बार पढ़े हो, नहीं तो कठिन तो ही है। हमेशा जो है रेगिस्तानों में आमतौर पे मिस्र उस्र वाले क्षेत्रों में ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, तो हवाएं चलती रहती हैं और अपर्दन होता है, जो पथरीले रॉक्स रह जाते हैं वो स्टेब्लिश रह जाते हैं, उन्हें यारडांग कहते हैं। अगर मैं आपको चित्र में दिखाऊं यारडांग को, तो आप देखिए ज़रा सा, ये है कुछ इस तरीके का यारडांग बनता है पथरीले, और भी बेहतर तरीके से बनती है ना। कोई एक मूवी थी, उसमें गाना है क्रिश 4-5 जो भी रही हो लास्ट वाली, उसमें जो गाना है उसमें रखा गया है, तो आप उसमें दिखाया गया सीन को, तो ये यारडांग बनता है। और भी ज़्यादा नीचे तक अपर्दित हो जाती, बहुत पतली पतली सी जो है आकृतियाँ बसती हैं, और ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, तो यह अपर्दन हो जाता है, तो ये पूरी तरीके से क्या बन जाता है, यारडांग बन जाता है, ठीक है ना। तो पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं, यारडांग बनाती हैं।
स्पाइगन दिए गए विकल्प में से, अरे ये स्फिग्नोमैनोमीटर है, ठीक है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है, रक्तचाप मापता है, लेकिन प्रश्न क्या है, किस में मापता है, सिराओं में, धमनियों में, आंखों में, श्लेष्मक में। अब यहाँ से देखिए, अभी तक तो ऐसा ही प्रश्न आप देखते थे कि बड़ा आसान सा ऐसा ही दिख गया कि भाई हमें रक्तचाप मापना है, लेकिन प्रश्न क्या बन गया कि किस चीज़ को मापता है। ये तो सब ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे, बचा सिराएं और धमनियाँ। क्या हो जाएगा आंसर, बहुत सारे लोग सिराएं लगाएंगे जो गलत है। सिराएं आमतौर पर देखिए कॉमन सेंस से सोचेंगे तो सही भी सोचेंगे उस समय वो, क्योंकि जो ये है ऊपर वाले जो होती हैं नसें, है ना, नस हम कहते हैं नब्ज नसें, तो वो सिराएं होती है जिसमें हमेशा क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब अशुद्ध का मतलब उसमें CO2 इत्यादि वाले रक्त बहेंगे और इसमें शुद्ध रक्त यानी O2, ठीक है। तो ये धमनियों में रक्तचाप मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों को मापता है, ठीक है। और धमनियाँ आमतौर पे क्या होती हैं, पतली होती हैं और शरीर के आंतरिक हिस्से में पाई जाती हैं, और जो सिराएं हैं वो शरीर के बाहरी वाले हिस्से में पाई जाती हैं और वो अशुद्ध रक्त बहाती हैं। शुद्ध और अशुद्ध होना जैसे पूछ लेता है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, सामान्य अगर आंसर आएगा, क्वेश्चन आए तो उसमें आंसर अगर देखेंगे आप, किडनी है, वृक, तीली, तो वो आंसर कर देंगे। नहीं, एक्चुअल जो है CO2 और O2 का जो परिवहन या हम कहते तो उसका चेंज करने का काम होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ये जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट कराती हैं, CO2 और O2 का परिवहन इधर उधर से ट्रांसफ़र करती हैं ना लंग्स के अंदर। बड़ा सूक्ष्म प्रोसीजर है, समझिए कितना भयंकर तरीके का मामला है कि भाई उसी में से छान लिया जा रहा है, O2 और CO2 वापस ले लिया जा रहा है। हालांकि हमेशा सिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन जब फुफ्फुस की बात हो, है ना, फुफ्फुस की बात हो तो फुफ्फुस सिराओं में शुद्ध रक्त बहेगा और फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त बहेगा, समझ रहे ना। मतलब हम जानते हैं जो दिल है, जो दिल होता है तो 4 चेम्बर में हमारा डिवाइड है ना, 4 चेम्बर में देखिए, यहाँ 2 ही रहता है 4 चेम्बर में। तो ऊपर वाले होते हैं अलिंद और नीचे वाले होते हैं नीलय, ठीक है ना। तो अ से अलिंद, अ से ऊपर, ऐसे भी याद रखेंगे, और ये नीलय, ठीक है। तो नीलय जो होते हैं नीचे रहते हैं, इसी में हम देखते हैं यहाँ वाले हिस्से में फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं, जो लंग्स यानी कि फेफड़े से ट्रांसचेंज करा रही होती हैं O2 CO2 का, तो उसमें ये अंतर पाया जाता है। वैसे कई बार पूछता है कि जो स्तनी है या कशेरुकी हैं या मनुष्य है वो कितने चेम्बर का उसका हृदय पाया जाता है, तो 4 चेम्बर, 2 अलिंद और 2 नीले, ठीक है ना। प्रश्न ये बन जाता है कि मछली में कितने चेम्बर होते हैं, तो उसमें 2 ही होते हैं। चेम्बर मतलब उसमें जो बॉक्स है। वैसे दिल का जो आवाज़ होती है, धड़कन की आवाज़ कैसी होती है, धक धक धक, नहीं गलत है ना, उसे हम कहते हैं लब डब, ठीक है ना, आवाज़ लब डब आती है। अगर स्टेथोस्कोप आप कभी देखेंगे सुनेंगे तो आपको आवाज़ ऐसी ही सुनाई देगी, ठीक है ना, इस तरीके से लब जब, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ आंसर हो जाएगा, रक्तदाब धमनियों में मापते हैं ना कि सिराओं में, गलती यहाँ होने के चांसेस हैं। अब आपके गलत नहीं होगा सवाल, आपसे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, RBC, है ना, उसको लिए भी आयरन चाहिए, है ना। तो कभी पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी में। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, ये प्रश्न काफ़ी बेहतर है। देखिए, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव, जब एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं तो हमेशा क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, चूँकि वो प्रकाश वैद्युत या विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करना शुरू कर देती है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाती है, ठीक है ना। और विद्युत चुंबकीय तरंगे आमतौर पर वो तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, ठीक है ना, संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता ना हो। जैसे हमारा प्रकाश जो है वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है, उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी संचरित हो सकता है, ठीक है। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो ये स्टैटिक से एक प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में है, ठीक है।
और कन्याकुमारी में आमतौर पे जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये बड़ी ध्यान की मुद्रा में विवेकानंद जी की मूर्ति है ना, ध्यान मुद्रा में। और ये जो है एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल संस्थान होती है, उसने इस्टेब्लिश किया, मतलब स्थापित किया विवेकानंद की मूर्ति जी को, इनकी मूर्ति को। और विवेकानंद जी सबसे बड़े यूथ आइकॉन है, इसीलिए इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी है ना इनका, तो 12 जनवरी क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। ठीक है, इनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिकागो का भाषण हो या इनके अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस है ना, तो उनकी पुस्तक रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो, ये सब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वेदों की ओर लौट हो, ये बहुत सारे काम, तो काफ़ी कुछ इनसे प्रश्न बनता है विवेकानंद जी से, सबसे बड़े यूथ आइकन में से एक। तो कन्याकुमारी में इनकी स्टेचू लगाई गई है जो गहन ध्यान की मुद्रा को दर्शाती है। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग किस देश में है, ये देखिए स्टैटिक जी के है। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा स्टैटिक जी के, ठीक है ना। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ऑस्ट्रिया, ये देखो ऑस्ट्रिया जो है लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ऑस्ट्रिया है ये, इसकी राजधानी वियना है, मतलब ये यूरोप में है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है, कई सारे बच्चे ये भी थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है और एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया ये यूरोप में है, और यूरोप में इसकी राजधानी वियना हो जाती है और इसकी राजधानी तो कैनबरा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जो है ये पूरे भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो झगड़े का कारण रहा, या हम कहें तो आंग्ल कर्नाटक का युद्ध रहा, तीनों के तीनों, वो उसका कारण ऑस्ट्रिया ही था मुख्यतया। ऑस्ट्रिया एक जगह प्रथम विश्व युद्ध हो या बाकी बाद का भी युद्ध हम कहेंगे, तो उसमें भी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या वाली बात होती है। तो बड़ा रोल प्ले किया पूरे विश्व की स्थिति को कहीं ना कहीं चेंज करने में ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, फिलहाल हमारा जो प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी और गहरी रेल, तो ये कहाँ हो जाएगा, विकल्प में है बेल्जियम। देखिए तीनों के चारों क्या हैं, यूरोप के देश हैं, तो सबसे लंबी और गहरी है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्वीडन नहीं है, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, मतलब ये नहीं है तो उस पर नहीं टिक लगाना है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी स्विस बैंक यहाँ की बड़ी फेमस है ना। हाँ, ये इधर के जो नार्डिक देश है, नार्डिक देश मतलब नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब बड़े बड़े संपन्न देश हैं। फिनलैंड हमेशा से हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा 1 नंबर पर रहेगा। डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये सब कहीं ना कहीं कोई प्रेस की स्वतंत्रता में नंबर 1 पर है, महिलाओं की स्थिति में नंबर 1 पर। तो ये जो जितने भी नार्डिक देश हैं, यूरोप के ऊपर वाले जो हम देखते हैं फ्रांस, ऑस्ट्रिया के ऊपर वाला, जो आज तो अब हम देखेंगे जो बेलारूस है, बेलारूस हो गया, या यूक्रेन है, उसके ऊपर वाला हिस्सा, ये सब हो जाते हैं ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे सबसे लंबे के मामले में देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग जो हो जाएगी वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रसिया में है, पूर्व सोवियत संघ या रसिया हम कहते हैं। लेकिन सबसे लंबा प्लेटफार्म है ना, रेलवे प्लेटफार्म या प्लेटफार्म ही कहेंगे, और क्या कहेंगे, भगभग अड्डा तो कहेंगे नहीं। तो सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन हो जाएगा दुनिया का, वो भारत का ही है। ठीक है, और भारत का वही 1507 मीटर के आसपास, तो जिसका नाम क्या है, हुबली। ठीक है ना, हुबली, यानी कि अब गोरखपुर का जो टैग है वो छीन लिया गया है हुबली कर्नाटक के प्लेटफार्म के द्वारा, है ना। मोदी जी इसका जो है उद्घाटन करके आए थे। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, हुबली प्लेटफार्म है कर्नाटक में। अब जो है गोरखपुर दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित होते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा, हाँ हमारा जो प्रश्न था हम लोगों का कि भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो किसे कहा जाता है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मन करे तो एक और क्वेश्चन, ठीक, ग्रैंड हाफ न्यूड मैन यानी कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया और किसने कहा। ठीक है, पहला वाला प्रश्न आप जरूर आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।